14वें सप्ताह के हिंदी में गद्यांश क्रमांक 419 जो कि एक पोस्टर के रूप में आपको दिया गया है, और अनुच्छेद क्रमांक 370 को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर गद्यांश क्रमांक 419 में निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित पोस्टर को पढ़िए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। ये गोला आपको OMR शीट के ऊपर लगाना है। और यदि आप OMR शीट को फिल करना नहीं जानते हैं तो उसको किस प्रकार से फिल किया जाता है, इस विषय का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। पहले हम इस पोस्टर को ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। कविता पोस्टर है, इस प्रकार का एक बॉक्स है या इस प्रकार का एक बोर्ड टाइप से यह जगह बनी हुई है, इसके अंदर ये चिपके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर चिड़िया रानी का पोस्टर है, यहाँ पर तितली के बारे में कविता दी गई है, यहाँ पर नटखट चूहे की बात की जा रही है, यहाँ आशा का दीपक का पोस्टर है, यहाँ बादल राजा का पोस्टर दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कविता और चित्रों के माध्यम से पोस्टर बने हुए हैं। और नीचे की तरफ यदि हम देखें तो यहाँ पर एक पोस्टर 5 रुपये, एक पोस्टर की कीमत कितने रुपए लिखी हुई है, 5 रुपये लिखी गई है। और नीचे पढ़ो और पढ़ाओ पोस्टर की दुनिया में आओ लिखा हुआ है। मन भावन और रंग बिरंगे पोस्टरों को मंगवाने हेतु संपर्क करें। यहाँ पर उसका पता लिखा हुआ है कि कहाँ से आप मंगवाएंगे। बी विंग पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। यहाँ पर पिन कोड भी दिया गया है। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन आपको इस पोस्टर के अंदर दी गई है। चलिए, हमने इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर ली। इसके बाद दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, उक्त विज्ञापन किसके बारे में है? यह जो विज्ञापन दिया गया है यह किसके बारे में दिया गया है? इस विज्ञापन में यहाँ पर काफ़ी सारे पोस्टर छोटे छोटे लगे हुए हैं, कविता है, उसके अंदर चित्र हैं। तो यह किस बारे में दिया गया है आपको बताना है। मित्रों के बारे में, सगे संबंधियों के बारे में, किताबों के बारे में, या फिर कविता पोस्टर के बारे में? तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिया गया है कि यह जो विज्ञापन है यह कविता पोस्टर के बारे में दिया गया है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2, पोस्टर प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको क्या करना होगा पोस्टर प्राप्त करने के लिए? क्या फ़ोन नंबर वहाँ पर दिए गए हैं, आप फ़ोन करेंगे, या फिर उपहार भेजने के लिए कहा गया है, या फिर स्वयं जाकर संपर्क करेंगे, या फिर मेल करेंगे? तो यहाँ पर आपको एक एड्रेस दिया गया है, यह दिया गया है एड्रेस। ठीक है, इस एड्रेस पर आपको इस विषय के लिए संपर्क करना होगा। तो आप स्वयं जाएंगे और वहाँ पर संपर्क करेंगे। क्या करने के लिए? पोस्टर प्राप्त करने के लिए। अब इस पर आधारित प्रश्न क्रमांक 3, कविता पोस्टर खरीदने के लिए आप कितनी कीमत चुकाएंगे? एक पोस्टर खरीदने के लिए आपको कितना पेमेंट करना होगा? 10 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये या फिर 20 रुपये? तो इसकी प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है कि एक पोस्टर की जो कीमत है वह है 5 रुपये। तो आपका यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, 5 रुपये। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है 5 रुपये। अब इस पर आधारित प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, दुनिया शब्द का पर्यायवाची होगा। आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं जानता हूँ, पर्यायवाची और विलोम में। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि आप यदि जैसे दुनिया है, दुनिया शब्द का पर्यायवाची देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो इसका समझ ये है कि इसको यदि हम दुनिया ना कहें तो इसके बदले में और कौन सा शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो दुनिया शब्द की जगह हम संसार शब्द का प्रयोग भी
कर सकते हैं तो दुनिया का जो पर्यायवाची शब्द है वह संसार हो जाएगा। विलोम का अर्थ क्या होता है? विलोम का अर्थ होता है जैसे दिन है, तो दिन का उल्टा क्या होता है? दिन का उल्टा होता है रात, तो दिन का विलोम शब्द हो जाएगा रात। दिन का पर्यायवाची नहीं होगा रात। पर्यायवाची का अर्थ है कि दुनिया शब्द की जगह हम और किस शब्द का उपयोग कर सकते हैं, वह शब्द आपका पर्यायवाची कहलाता है। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, पर्यायवाची और विलोम में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस पर आधारित प्रश्न क्रमांक 5, कविता पोस्टर में क्या दर्शाया गया है? कविता पोस्टर में क्या दर्शाया गया है? यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? केवल चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो यह तो बिल्कुल गलत है। इसमें साथ में कविता भी है, चित्र एवं कविता, तो यहाँ पर चित्र भी है और कविता भी है। केवल कविता बिल्कुल गलत, कहानी यह भी गलत। चित्र और कविता ये दोनों ही चीज़ें इस पोस्टर के अंदर हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपका गद्यांश क्रमांक 419 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अनुच्छेद क्रमांक 370 को देखते हैं। अनुच्छेद क्रमांक 370 को बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना है, इसके कीवर्ड निकालना है, पूरी स्टोरी को समझ लेना है, क्योंकि इन अनुच्छेदों को पढ़ने के बाद आपको सीधे सीधे आंसर देखना है। यदि आप इनको दोबारा तिबारा या 3-4 बार पढ़ेंगे तो काफ़ी सारा समय आपका वेस्टेज हो जाएगा। लटो वाला पेड़, इसका नाम क्या है अनुच्छेद का? लटो वाला पेड़। मेरा नाम दीपा है। मेरी नानी के गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। मैं इसे लटो वाला पेड़ कहती थी। यह कौन कहती थी? दीपा। और पेड़ कहाँ था? नानी के गांव में। यह हमारे घर के पीछे बगीचे में लगा था। बहुत ही पुराना पेड़ था। वह इसकी लटें लंबी लंबी थी। साथ में कुछ आम और अमरूद के पेड़ भी वहाँ पर थे। जब हम नानी के घर जाते तो इसकी छाया में मेरी बहन अमृता, भाई राहुल और मैं घंटों खेला करते थे। मेरी माँ कहती थी कि अपने बचपन में इस पेड़ की जटाओं पर झूला झूला करती थी। यह कौन कहती थी? दीपा की माँ। मैंने भी कई बार झूलना चाहा पर सफल नहीं हुई। उस पर बहुत से पक्षी आकर बैठते थे। इनमें अधिकतर कौवे होते थे। उनकी काँव काँव सुनकर तो हमारे कान ही पक जाते थे। हम लोगों को उस लटों वाले पेड़ की बहुत याद आती है। तो यह था आपका अनुच्छेद। बड़े ही ध्यान से आपने इसे पढ़ा और समझा। पूरी एक स्टोरी आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि क्या स्टोरी थी। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि आपको कितना याद इसके अंदर रहा। दीपा किस पेड़ को लटों वाला पेड़ कहती थी? दीपा किस पेड़ को लटों वाला पेड़ कहती थी? आम के पेड़ को, बरगद के पेड़ को, अमरूद के पेड़ को या फिर नारियल के पेड़ को? तो जो दीपा थी पहले ही लाइन में दिया गया था कि बरगद का पेड़ था, उसको वह लटों वाला पेड़ कहती थी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2, बरगद का पेड़ कहाँ लगा हुआ था? बरगद का जो पेड़ था वह कहाँ पर लगा हुआ था? घर के सामने, आंगन में, विद्यालय में या फिर बगीचे में? तो जो बरगद का पेड़ था वह बगीचे में लगा हुआ था। यह इस अनुच्छेद में दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, पेड़ की जटाओं पर कौन झूलती थी? यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आपको इसका आंसर देना है कि पेड़ की जटाओं पर कौन झूलती थी? दीपा की दीदी, दीपा की माँ, दीपा की दादी या फिर दीपा की नानी? इन चारों में से कौन पेड़ की जटाओं पर झूला झूला करती थी? पेड़ काय का था? पेड़ बरगद का था। और बरगद का जो पेड़ होता है बहुत ही उसकी आयु ज़्यादा होती है, बहुत ही बड़ा पेड़ होता है, उस पर जटाएं भी होती है। यदि कोई गांव के बच्चे इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन्होंने ज़रूर इस पेड़ को देखा होगा। तो यह बहुत ही पुराना पेड़ होता है, बहुत ही जीवन काल लंबा होता है और उसकी जटाएं होती है, इस पर आप आसानी से झूल भी सकते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि पेड़ की जटाओं पर कौन झूला झूला करती
थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो दीपा की माँ थी वह पेड़ की जटाओं पर झूला झूला करती थी। चलिए ये कहाँ पर लिखा हुआ है इसे भी हम देखते हैं। मेरी माँ कहती थी कि वे, ठीक है, मेरी माँ कहती थी कि वे अपने बचपन में इस पेड़ की जटाओं पर झूला झूला करती थी। ये कौन कह रहा है? ये दीपा कह रही। तो दीपा की माँ जो है बचपन में पेड़ की जटाओं पर झूला झूला करती थी। अब इस पर आधारित प्रश्न नंबर 4, दीपा और उसके भाई बहन को पेड़ की याद क्यों आती है? दीपा और उसके जो भाई बहन हैं उन सभी को पेड़ की याद क्यों आती है? वे उसके नीचे रहते थे इसलिए याद आती है, वे उसके नीचे सोते थे, वे उसके नीचे खेलते थे, या फिर वे उसके नीचे खाते थे? तो यहाँ पर चौथे का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि वे सब जो है भाई बहन उस बड़े से पेड़ की जटाओं के नीचे छांव में खेला करते थे। अब इस पर आधारित प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, यह एक इंडिविजुअल प्रश्न है। इंडिविजुअल से अर्थ है कि इससे हटकर भी यह पूछा जा सकता है और हर आपके अनुच्छेद में एक क्वेश्चन पांचवा आपको इस अनुच्छेद से बाहर मिलेगा। उसका उत्तर आपको अपनी ग्रामेटिकल नॉलेज के आधार पर ही देना होगा। कान पकना मुहावरे का अर्थ है। कान पकना जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होता है? कान में मवाद पड़ जाना। यदि आप अपनी भाषा में देखें तो कान पकने का अर्थ यही होता है कि कान में मवाद पड़ जाना, लेकिन यहाँ पर यह मुहावरा है तो मुहावरा होने के कारण उसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा। सुनते सुनते उब जाना, कानों में कुछ सुनाई ना देना या कान बंद कर लेना। तो सुनते सुनते जब आप किसी की बात उब जाए तो आप स्वयं कहते हैं उस समय कि मेरे तो कान ही पक गए या मेरे कान उसने पका दिए। मतलब इतनी बातें की कि आधी बात तो याद रही और आधी बात याद ही नहीं है कि उसने कहा क्या है। तो इसका अर्थ है कि सुनते सुनते उब जाना। तो इस प्रकार से आपका अनुच्छेद क्रमांक 370 यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम पर्यावरण विषय में। 14वें सप्ताह के पर्यावरण में प्रश्न क्रमांक 9 को सम्मिलित किया गया है। पीने के पानी का भंडारण करना चाहिए। आप सभी के लिए यह बहुत ही तर्कपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो पीने का हमारा पानी होता है उसे कहाँ पर भंडारण करना चाहिए, कहाँ पर आपको उसे भरकर रखना चाहिए। एक मिट्टी के कंटेनर में, एक स्टील कंटेनर में, एक साफ ढका हुआ कंटेनर में। कंटेनर से अर्थ है कि कोई भी बर्तन यहाँ पर हो सकता है, आप इसे बर्तन भी समझ सकते हैं। एक मिट्टी के बर्तन में, एक स्टील के बर्तन में, एक साफ ढका हुआ बर्तन में या फिर कोई भी बर्तन में। तो यहाँ पर आपका बहुत ही जरूरी वर्ड है साफ ढका हुआ। पानी हमेशा साफ ढका हुआ होना चाहिए। ऐसा कंटेनर होना चाहिए कि जिसके अंदर पानी साफ भी रहे और ढका हुआ भी रहे ताकि उसमें मच्छर मक्खियाँ ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 भी यहाँ पर IMP क्वेश्चन है। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाकर बनाया जाता है। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं पहले उन्हें मिट्टी से बना लिया जाता है, उसके बाद आग में उन्हें पकाया भी जाता है। आपने यदि कुम्हार के यहाँ इस प्रकार से घड़े वगैरह पकाते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा कि मिट्टी के बर्तन बनने के बाद उन्हें पकाया भी जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? मजबूत करने के लिए, उन बर्तनों को नरम करने के लिए, बड़ा करने के लिए या फिर रंगीन करने के लिए? तो उन बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए आग में पकाया जाता है। अब इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 48। प्रश्न क्रमांक 48 यह भी एक IMP क्वेश्चन है। लगता है इस सप्ताह में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। ईंटों से संबंधित वस्तु नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका संबंध ईंट से नहीं है। ईंट क्या चीज होती है? जिससे आप मकान बनाते हैं वह आपकी ईंट होती है। उस ईंट में आपकी मिट्टी भी होती है, उस ईंट में आपकी रेत भी होती है कुछ मात्रा में,
उस ईंट में पानी भी मिलाया जाता है। इन तीनों को मिलाकर ही ईंट बनाई जाती है, लेकिन नहीं मिलाए जाते पत्थर। तो वस्तु नहीं है, मैं आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 50 जो कि यहीं पर दिया गया है, यह जानवर पानी के साथ साथ जमीन में भी रह सकता है। चार आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। इन चार ऑप्शनों में चार जानवरों के नाम दिए गए हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी के अंदर भी रह लेता है? कहाँ पर? पानी के अंदर, और साथ साथ जमीन पर भी वह रह लेता है। तो क्या वह जानवर मेंढक है, क्या मछली है, क्या गिलहरी है, या फिर क्या कौवा है? तो शायद आपने अब तक आंसर दे दिया होगा। उस जानवर का नाम मेंढक है। मेंढक पानी के अंदर भी रह लेता है और जमीन पर भी आपके करीब करीब भी रह लेता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 51। प्रश्न क्रमांक 51 भी यहीं पर दिया गया है और यह बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2024 की नेक्स्ट एग्जाम में यह आपसे पूछा भी जाए। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। लकड़ी के तने को काटकर, बुनकर, पत्तियों को सिलकर। अब दर्जन से क्या मतलब है? दर्जन से अर्थ होता है दर्जी। दर्जी हम किसे कहते हैं? जो कपड़ों को सिलता है। तो सिलने वाली प्रक्रिया दर्जन चिड़िया करती है। तो वह क्या करती है? पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। इसलिए यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आ जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है, नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने के लिए, जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, जो जन्मांध से देख नहीं पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम दिव्यांग श्रेणी में रखते हैं और उन्हें नेत्रहीन भी कहते हैं। तो ऐसे दिव्यांग श्रेणी में आने वाले पर्सन में से एक पर्सन होता है नेत्रहीन। तो नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ऐसे व्यक्तियों को भी पढ़ना आता है, लेकिन वो किस पद्धति से पढ़ना लिखना सीखते हैं यह आपको बताना है। इसलिए यह क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी में आता है। लुई ब्रेल ने, ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में, या फिर चार्ल्स डार्विन ने? तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल ने नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। ये एक अलग शब्द है। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 53, प्रश्न क्रमांक 53, यह भी यहीं पर दिया गया है। यह भी आईएमपी प्रश्न है और पिछले सप्ताह में भी इसे पूछा गया था। ऊंट के शरीर का वह भाग जो लंबे समय तक भोजन उपलब्ध ना होने पर सिकुड़ जाता है। ऊंट के शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो कि लंबे समय तक यदि ऊंट को भोजन ना मिले तो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। कुबड़, गर्दन, लंबी फलके, मोटी जीभ। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो ऊंट की कुबड़ होती है वह लंबे समय तक यदि ऊंट को भोजन ना मिले तो सिकुड़ जाती है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 60। प्रश्न क्रमांक 60 है। यह बिल्कुल तर्कपूर्ण प्रश्न है और आईएमपी प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तर्क को चेक करने के लिए जरूर पूछे जाते हैं। चिड़िया अपना घर बनाती है। अब चिड़िया अपना घर से अर्थ है कि उसका घोंसला। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? अपने पैरों से बनाती है, चोंच से बनाती है, आंख से बनाती है, या फिर पंख से बनाती है? तो चिड़िया तिनकों को उठा उठा कर अपनी चोंच में ले जाती है और घोंसला बनाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 65। प्रश्न क्रमांक 65 आपका यहीं पर दिया गया है। यह भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टीना अपने साथियों और शिक्षक के साथ अपने आसपास की सैर करने निकली है। कौन निकली है?
टीना अपने साथियों के साथ में, और साथ में कौन है, उसके टीचर भी है। आसपास की सैर करने निकली है। सैर के दौरान, सैर से अर्थ होता है घूमने फिरने से, ठीक है, वो सैर अलग है और ये सैर अलग है। घूमने फिरने के दौरान उन्होंने नीम, बबूल, आंवला और इमली के पेड़ देखे। कौन कौन से पेड़ देखे? नीम, बबूल, आंवला और इमली, ये 4 प्रकार के पेड़ों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ठीक है। दी गई पत्तियां हैं, यहाँ पर जो पत्तियां दी गई है ये किस पेड़ की है? नीम, बबूल, आंवला और इमली, ये 4 देखें तो बबूल की है, इमली की है, नीम की है या फिर आंवला की है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप सभी इस पत्ते को भले भांति जानते हैं कि ये जो है नीम की पत्तियां है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद पर्यावरण सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 160। प्रश्न क्रमांक 160। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे 2 क्वेश्चन जरूर ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिशाओं से संबंधित भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर एक वीडियो अलग से बना कर दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक बिल्कुल क्लियर कंप्लीट करवाना है और करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपके पड़ोसी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, आपके मान लीजिए पड़ोसी है, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, तो इस मानचित्र में दिख रहे किस चिन्ह के अनुसार आप अस्पताल में पहुंचेंगे? आपको अस्पताल का चिन्ह पता होना चाहिए कि अस्पताल के ऊपर कौन सा साइन बना हुआ होता है। तो ये वाला साइन सभी को पता होगा, या नहीं जानते हैं तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि ये जो है अस्पताल का चिन्ह होता है प्लस, ठीक है। इस प्रकार का कोई चिन्ह है तो यह डॉक्टर का चिन्ह होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है, यह अस्पताल है, ठीक है। तो आप जो है इस जगह पर लेकर जाएंगे अपने पड़ोसी को, ओके। तो बस इतना ही इसके अंदर वो आपसे जानना चाह रहा है और इतना ही आंसर है इसका। आई होप कि यह बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। और यदि आपने बाकी 18 सप्ताह के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से सभी वीडियोस को आप बड़ी ही आसानी से वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।